ऐसी कृषि ऐसी कृषि का आविष्कार करो जो पूर्णतया प्राकृतिक हो, जहर मुक्त हो और साथ में उत्पादन भी पूरा हो। ऐसा नहीं कि हम जहर मुक्त बनाए, उत्पादन पूरा नहीं हो। तो वैज्ञानिकों को कठिन काम सौंपा गया। 25 वैज्ञानिकों की टीम को लगाया गया। पवनजी टांक उसके प्रमुख को नियुक्त किया गया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। 7, मतलब ऐसे तो ज्यादा साल हो गए हैं, पर 7 साल के सघन प्रयासों से पूरा जुट गए, हर तरह के परीक्षण। मैं तो वहां जा चुका हूँ, आप में से कुछ साथी वहां गए होंगे, आप सभी जा सकते हैं वहां। ओपन इनविटेशन, मतलब ओपन ओपन है सबके लिए। और पूरा चैलेंज लिया कि हमें वो केवल ये समाधान नहीं निकालना है कि भाई प्राकृतिक खेती हो जाए या गौधर। ये समाधान निकालना जरूरी है कि पहले ही साल से पूरा उत्पादन हमें मिलना चाहिए। तो खाद का विकल्प तो बनाया, फिर जो बीमारियां लग जाती हैं उनका क्या करें, जो कीट लग जाते हैं, जो रोग लग जाते हैं, उसके भी सारे समाधान निकाले। फिर बोले ये नील गाय खा जाती है, सुअर खा जाते हैं, इसका क्या करें। तो हर चीज पे रिसर्च, हर चीज पे। और जब मैंने उनका कार्य देखा तो मेरे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई कोई चमत्कार इस धरती पर हुआ है। और ये मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को उस चमत्कार को समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। समाधान हो चुका है, समाधान होना बाकी नहीं है। हम सबको सिपाही बनकर उस समाधान को घर घर में पहुंचाना, और कुछ नहीं करना। कोई नुकसान नहीं होगा, फसल का नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये धरती बच जाएगी, हम बच जाएंगे। तो हमें अब थोड़ा बड़ा कुछ करना है। तो एक बार तो पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि वो समाधान क्या है। हालांकि एक ही दिन में और एक इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम सब कुछ तुरंत ही सीख जाएंगे, ये इच्छा तो थोड़ी उचित नहीं है। पर आपने अभी अभी जब चालू नहीं हुई मीटिंग से, तो एक नंबर आपको लिखाया गया कि आप 24 घंटे 30 दिन, आप कभी भी कोई भी समस्या आती है आप फोन कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार कीजिए। आज अलग समस्या के लिए किए, कल दूसरी समस्या के लिए कीजिए। पूरी सुविधा उपलब्ध है। आपको जाकर देखना है, आप जाकर देखिए। हर महीने की 15 तारीख को वहाँ ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है। और ये कोई बनावटी कोई व्यापार या कोई अपना वो नहीं है कि ये कोई धंधा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को, धरती को बचाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। आप वहां जाएंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। वो कोई रीले बना के भेजना या इधर से सुना उधर बना बना के भेज देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल सारे प्रयोग किए हुए हैं। और इसीलिए हम सब इसमें साथ में लगे हैं काम में। नहीं तो ऐसा कुछ होता तो शायद हम में से बहुत सारे साथी इस काम में साथ में नहीं लगते। तो थोड़ा पहले हम जान लेते हैं संक्षेप में, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि हम सब क्या क्या कर सकते हैं। सब कर सकते हैं सर, सबको करना है, सबको खाना है, सबको जीना है, तो सबको करना भी है। तो चलिए हम पहले बुलाते हैं पवन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और चलते हैं, हम बड़ी सौभाग्यशाली है कि हमारे पास संपूर्ण कृषि के समाधान के लिए इतना अनुभवी जो कृषि वैज्ञानिक है, आदरणीय पवन के टेक साहब। तो आप सबके सम्मान भरी ताली के बीच इनवाइट करते हैं। स्वागत है सर आप। नमस्कार लखन जी। ये मेरे मोबाइल वाला जो लिंक है ना, उसको आप अनम्यूट कर दीजिए। मोबाइल पे है हो गया क्या? आप? पवन सर हो गए क्या? मेक को होस्ट, ये वाले को कोर्स तो बना दिया। आप हैंड रेस कर लें,
कौन सा नहीं, क्लियर? नहीं कोस्ट हो गया, कोस्ट मंच के। एक में तो कोहोस्ट है, हाँ। दूसरा भी है मुझे। हाँ, कोस्ट है, ये है, एक में है। हाँ, कोस्ट है। अनम्यूट कर दिया, सेकंड में है। पवन के टांग इस नाम से है, अनम्यूट। हाँ, हो गया सर आप। तो सभी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बड़ा अच्छा लगा कि आज ये सैकड़ों लोगों की संख्या आदरणीय त्रिलोक जी छाबड़ा साहब के मार्गदर्शन से माँ भारती की रक्षा के लिए आगे बढ़ रही है। छाबड़ा साहब ने बहुत भावभरी बात बता दी है कि हमें कुछ बड़ा करना है, लेकिन बड़ा करने के लिए कुछ छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करने के लिए कुछ मन बनाना पड़ेगा। और मन बनाने के लिए इस बुधवार के कार्यक्रम में आपको बस 30-40 मिनट कुछ सुनना है, कुछ पूछना है, बस आगे की रीति नीति तय हो जाएगी। गो आधारित कृषि की बात हम आगामी जो समय हमारे पास बचेगा उसके लिए हम कर रहे हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी ये सब सबको सोचने की आवश्यकता पहले ये ध्यान में रहे कि इस बात पर हम क्यों आज चर्चा कर रहे हैं। मूल बात ये बंधुओं कि जिस कृषि रसायन के विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आखिरकार हमारे लिए कितना खतरनाक है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। मैं कई बार जब बातें बताता हूँ तो मुझे उसके बाद मेरे खुद की भावनात्मक स्थिति बिगड़ जाती है, पर मजबूरन आप सबको बताने के लिए ये विषय रखना बहुत जरूरी लगता है। मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जिस कृषि रसायन को किसान खेत में लेके जाता है, तो उस खेत में जब केमिकल लेके जाता है तो वहाँ के जीवाणु, वहाँ चोट पहुंचा देते हैं कुत्ते को। तो जब वापस बाड़े में हम जाते हैं, तो बाड़े में जाते हैं तो वो कुत्ता बिल्ली भैंस जिसको भी हमने मारा है, निश्चित तौर पर वो असहज हो जाता है। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लखन जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही, ये मेरी प्रॉब्लम है या उनकी प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, सर, आप। बीच में थोड़ा सा हुआ था, क्लियर आ रही है। हाँ। ठीक है चल। तो जब हम ये स्थिति पर आते हैं तो देखते हैं वो कुत्ता बिल्ली जो भी जानवर होते हैं वो असहज महसूस करते हैं, और उनको लगता है कहीं ये जो व्यक्ति आ रहा है ये मुझे पुनः ना मार दे। तो भले ही आप उससे गले लगने जा रहे हो, लेकिन मन में भय होता है। ये स्थिति आज हम कृषि रसायन का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे जीवाणुओं के साथ, कीटाणुओं के साथ, समस्त जीवों के साथ होती है। जब इसको आप महसूस करते हैं तो ये लगता है कि वो जीवाणु कह रहे हैं माँ वो किसान आ गया, अभी मारेगा, कटाएगा, जलाएगा, तड़पाएगा, क्या करेगा इसके बारे में कोई पता नहीं है। वो आपस में कहते हैं कि माँ तू मेरे से गले मिल ले, बेटा कहता है माँ तू माँ बेटे से कह रही तू गले मिल ले। सब परिजन आपस में चर्चा कर रहे हैं कौन किससे मिलेगा, कौन कब बचेगा, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। हम सब मर सकते हैं, हम सब बच सकते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। ऐसी चर्चाएं समस्त जीव जगत के अंदर एक भय के कारण होती है, और वो सब कहते हैं देखो किसान आ गया। जिस किसान को अन्नदाता, प्राणदाता, जीवनदाता हम कह रहे हैं, उसके हाथ में केमिकल रूपी हथियार को देखकर उनकी रूह कांपती है। ऐसा ही हमारे पक्षियों के साथ होता है। ये दृश्य मेरी आंखों में देखा हुआ है, इसलिए मेरे से उसका दर्द छिपाया नहीं जा सकता है। एक जगह स्प्रे हो रहा है, किसान बगीचे में स्प्रे कर रहा है, एक पेड़ के ऊपर चिड़िया बार बार उसके ऊपर राउंड कर रही है। जब निकट जाकर देखा तो हमने ये कल्पनात्मक महसूस किया है कि हे भगवान मेरे इन बच्चों को बचा ले इस एग्रीकल्चर के रसायन से। इसकी एक बूंद मेरे अंडे पर पड़ गई तो मेरे अंडे के अंदर पल रहे मेरे बच्चे की हत्या हो जाएगी। ये तो मैंने एक पक्षी की व्यथा देखी। यह व्यथा आज कितने करोड़ों स्प्रे हो रहा है, कितने करोड़ों लीटर दवाएं उपयोग हो रही है, कितनी जीव करा रहे होंगे, इस पर विचार करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। हमने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक ट्रक ड्राइवर आग से झुलसता हुआ भाग रहा है और अपने अपने प्राण बचाने की गुहार लगा रहा है।
हमने वो वीडियो आधा भी नहीं देखा था और बंद कर दिया। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इन जीवाणु, कीटाणु, केंचों और पक्षियों की मृत्यु को यदि आप अपनी आंखों के सामने जिस दिन देख लेंगे, उस दिन आप भले ही 500 एकड़ के किसान क्यों नहीं हो, आप निश्चित तौर पर अपने एग्रोकेमिकल को छोड़ देंगे। जोधपुर के एक बहुत बड़े दरबार की एक छोटी सी बात के विषय को मैं आगे लूंगा। वो एक खरगोश का शिकार करने के लिए जाते हैं और खरगोश बहुत एक सहनशील छोटा जीव होता है जो जोर से आवाज करने मात्र से मर जाता है। और उन सरदार ने जैसे ही बंदूक चलाई, बंदूक तो कहीं और चलाई थी लेकिन गलती से खरगोश दौड़ रहा था, उसको लगाए मेरे लिए चलाई और खरगोश मर जाता है। उन दरबार को लगता है आज तो शिकार बिना गोली ही निपट गया, बहुत अच्छी बात हो गई। घर लेके गए, चीरा फाड़ा किया और पता चला कि उसके पेट के अंदर 3 और बच्चे थे और बच्चे जिंदे थे क्योंकि खरगोश ने पूरे प्राण त्यागे नहीं थे। उसके बाद उसने जीवन में कसम खा ली, मैं अभी कभी शिकार नहीं करूंगा। मैं किसान भाइयों आपको कह रहा हूं, जिस दिन ये स्थिति आप इन जीवाणु, कीटाणु, कैंचों, पक्षियों के बारे में आपने अपने अवलोकन कर लिया, भले कल्पनात्मक अवलोकन कर लीजिए, चाहे व्यक्तिगत अवलोकन कर लीजिए, चाहे प्रयोगशाला में जाकर आप अवलोकन कर लीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। जीवन में कभी आप केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे। ये एग्रोकेमिकल नॉर्मल नहीं है। छावड़ा साहब ने कहा कि इसके बारे में कई बार प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूं, न केवल जीव जीवाणु कांप रहे हैं, आने वाली संतति का नया बच्चा कांप रहा है। उत्तर प्रदेश की एक घटना है, आप अखबार में देख लीजिए। वहां का बच्चा पनपते हुए वहां की बच्चों की गांव के अंदर मृत्यु दर ज्यादा होती है। पता किया जाता है कि उन बच्चों की माँ जो एग्रोकेमिकल पर काम कर रही है, सब्जियों की खेती काम कर रही है, उनके माँ के आंचल में जो दूध आ रहा है उनके अंदर इस प्रकार का पॉइजन आ रहा है कि बच्चे पैदा होते ही खत्म होने की स्थिति पे आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिकों ने इस बात पर अनुसंधान किया। विचार करिए, वो बच्चा पैदा होते ही किस बात को, किसको एक पुकार लगा रहा होगा, हे भगवान मुझे इस एग्रोकेमिकल से बचा ले, मेरी माँ के आंचल में जो मुझे दूध मिल रहा है वो दूध नहीं, वो जहर है। बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं। मैं किसी प्रकार के चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं कि आप एग्रोकेमिकल को छोड़ दीजिए, ये खराब है। स्थिति बहुत व्याकुल है और इससे एक चैन बनती है। इसकी पहली चैन, आप जितना यूरिया डीएपी डाल लोगे उतना ही ज्यादा फसल में रस ज्यादा आएगा, जितने ज्यादा रस आएंगे उतने कीड़े ज्यादा लगेंगे, जितने ज्यादा कीड़े लगेंगे उतना कीटनाशक ज्यादा डालना पड़ेगा। उस कीटनाशक से केवल हानिकारक कीड़े नहीं, लाभकारी कीड़े भी मरेंगे। जितने ज्यादा आप केमिकल डालोगे उतनी मिट्टी का पीएच ज्यादा बढ़ेगा, जितना पीएच ज्यादा बढ़ेगा उतना सल्फर कम हो जाएगा, सल्फर कम होगा तो आपकी कीट प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी तो रोग ज्यादा लगेंगे, रोग ज्यादा लगेंगे तो आपको रोगाणुनाशक ज्यादा डालना पड़ेगा। और इन सभी कीटनाशक का और कवकनाशक जितनी दवा आप डालोगे, मिट्टी का मूल स्वरूप बिगड़ जाएगा। मूल स्वरूप बिगड़ेगा तो उसके अंदर आपकी वनस्पतियां ऐसी ऐसी उगेगी जो आपके दादा परदादाओं ने भी नहीं देखी होगी। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां जो आपकी पीढ़ियों ने नहीं देखी, वो आप देखोगे तो आप भागोगे और आप खरपतवारनाशी लेकर आओगे। ज्यादा खरपतवारनाशी डालोगे, ज्यादा मिट्टी बिगड़ेगी, ज्यादा बीज डालना पड़ेगा। और इन सब से मिट्टी आपकी, पानी की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी। तो ट्यूबवेलों के अंदर ज्यादा गहरे पंप डालने पड़ेंगे, ज्यादा गहरी ट्यूबवेल खुदवानी पड़ेगी। एक पूरी चैन बनेगी। बुआई से बाजार तक किसान आत्मनिर्भर होने के बजाय किसी और पर निर्भर हो जाएगा। और अंत में जब मरने की बात आएगी तो मरने की दवा भी किसान के घर में नहीं है कि चाय पानी पीकर वो मर जाए। मरने का सामान भी बाजार से लाएगा। मरने उपरांत 12 दिन तक जो घर में रसोड़ा चलेगा उसका सामान भी बाजार से लेकर आएगा। विषय इतना सा है किसान भाइयों, ये आत्मनिर्भर स्वावलंबी प्राकृतिक कृषि, गो आधारित कृषि की हम चर्चा करके मन बनाए, निश्चित तौर पर हम कुछ कर पाएंगे। इसके लिए बहुत छोटे से विषय हैं। हमारा जो गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा में जो हमारे ताराचंद जी गोयल साहब ने स्थापित किया है, उनकी जो टीम ने जो प्रयास कर रहे हैं उनमें बहुत सामान्य बात है। हमें जीवाणुओं को बचाना है। जीवाणुओं को बचाने के लिए गाय को केंद्र बिंदु में मानना ही पड़ेगा। उस पूरी सृष्टि में कोई एकमात्र प्राणी है जिसको मां कहा गया है तो वो गाय है। ये समस्त जीवाणुओं को, कीटाणुओं को प्राण देने का काम करती है, वनस्पति को प्राण देने का काम करती है। और सबसे सस्ता और सबसे कोई सरल उपाय है तो गाय का गोबर है। तो सबसे छोटा सा विषय है कि हम अपने जमीन में जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए क्या करें। मैं आपको सरल प्रयोग बता रहा हूं जिसका नाम है सरल संजीवनी। जो बंधुवर यहाँ जुड़े हुए लिखना चाहते हैं वो लिखते भी रहे साथ साथ में, सरल संजीवनी। और सरल संजीवनी हमने गाय के गोबर को कहा है क्योंकि गाय के गोबर में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया हमारी जमीन के अंदर, हमारी फसल के अंदर
और हमारे सब पूरे सिस्टम को चेंज करने में काम करते हैं। इसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे लास्ट पॉइंट आ रहा है सरल संजीवनी। हम 1 एकड़ के अंदर केवल 75 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर डालने का आग्रह करते हैं। और एक बार जब आप गेहूं में बुआई से पूर्व सिंचाई करते हैं तब डाल दीजिए। गेहूं जो भी कोई फसल है, बुआई से पूर्व सिंचाई में आप ताजा गोबर 75 किलोग्राम डाल दीजिए। गोल बनाकर डाल दीजिए, किनारे पर रख के डब्बा रख दीजिए, उससे गोल के माध्यम से चल जाएगा। या भरी हुई पूरी क्यारियां होती है, उसमें डब्बा भर के जगह जगह आप इसको छिड़काव कर दीजिए। एनी हाउ आप अपनी व्यवस्था के माध्यम से 1 एकड़ में 75 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर 4-5 दिन तक का इकट्ठा करके आप फसलों में चलाओ। ऐसा 3 बार करना है। अनाज, दाल, तेल वाली फसलों में 3 बार करना है। और आप बाकी फसलों के अंदर, सब्जियों में, फलदार वृक्षों में, इसके अंदर आपको हर महीना करना है, ताकि जमीन में जीवाणु ज्यादा बढ़ेंगे। और हमने इस गोबर के अंदर कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कौन सा बैक्टीरिया क्या काम करेगा, किस बैक्टीरिया का क्या नाम है, कितने तापमान पर, कितने केमिकल पर, इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत वृहत पेज पर किया है। 1299 प्रकार के बैक्टीरिया गाय के गोबर में, 368 प्रकार के बैक्टीरियाओं के नाम पूरा पता हो चुका है। 12 प्रकार से केमिकल में काम करता है और ज्यादा जहर में भी काम करेगा, ज्यादा तापमान में भी काम करेगा, बर्फ में भी काम करेगा, नमक में भी काम करेगा। हर परिस्थिति में गाय का गोबर का जीवाणु काम करेगा। इसलिए आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, 75 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर प्रति सिंचाई 3 सिंचाई तक हमें डालना है। और जिनके यहाँ सिंचाई व्यवस्था एक ही है तो एक बार ही करना है। मुद्दा यह है कि ये सिंचाई के साथ ही उपयोग करने वाला उत्पाद है, जिसका नाम है सरल संजीवनी। फल वृक्षों में कई किसान भाइयों के फोन आते हैं, हमारा पेड़ 4 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, लेकिन बढ़वार नहीं कर रहा है। छोटा सा प्रयोग है, 1 किलोग्राम गाय का गोबर 10 लीटर पानी घोलकर पिला दीजिए। 15 दिन बाद परिणाम देख लीजिए। कोई इंतजार भी लंबा नहीं करना। बड़ा वृक्ष है, 5 साल से 10 साल का वृक्ष है, 5 किलोग्राम गोबर 50 लीटर पानी उस पेड़ को पिला दीजिए। बस इतना करना है। आप देखिए उस पेड़ में किस प्रकार से प्राण फूंके जाएंगे, किस प्रकार से नई फुटान उसके अंदर आएगी। ऐसा सब्जियों में, ऐसे इस कार्यक्रम में कई बहनें भी जुड़ी हुई है जो घर के अंदर किचन गार्डन का काम करती है। 1 मुट्ठी गोबर 1 लीटर पानी में घोलकर गमले में डाल दीजिए। रिजल्ट देखिए आप, कितना रिजल्ट आता है। जहां आप गोबर डालते हैं वहां मिट्टी कितनी पोसरी हो जाती है, आप अनुभव करिए। तो पहला हमारा उत्पाद है जिस पर हम काम कर रहे हैं वो भारतीय नस्ल की गाय का गोबर, ताजा गोबर, ताजा 4-5 दिन का ताजा होता है। ये हम सबको ध्यान रखना, ये संजीवनी है। अब इस पर कई अच्छे भले मानस को इस बात की शंका होती है ताजा गोबर से तो समस्या आ सकती है, क्योंकि ये भ्रम देश में बहुत बड़े बड़े लेवल पर स्थापित हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में आज से 80 साल पहले प्रत्येक घरों का जो निर्माण हुआ वो गाय के गोबर से ही हुआ है। तो क्या उन घरों में कीड़े लग चुके थे? क्या उन घरों में लोग रहते नहीं थे? उन घरों में दीमक लग गई, वो लोग खत्म हो गए? वो लोग खत्म हो गए तो हम आपके सामने कैसे बैठे हैं? आज भी राजस्थान के अंदर आज भी 90% ग्रामीण अंचल के अंदर घर की चबूतरी गोबर से निपी हुई होती है और एक जगह आप एक दीमक का कीड़ा नहीं देख सकते हो। मुझे पूरे भारत की जानकारी नहीं, इसलिए मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामान्य तौर पर गोबर की लिपाई करके घर को सुंदर बनाने का काम आज भी गांव की महिलाएं करती हैं। समस्या 1% देख नहीं सकते। कोई 1 किलो डालती है, कोई 10 किलो डालती है। जो इनको अच्छा सुंदर बनाना वो ज्यादा गोबर डालती है। तो गोबर का साइड इफेक्ट 1% नहीं आएगा, आप निश्चित रहें। हमने 200 से ज्यादा वनस्पतियों के अंदर गाय के गोबर को घोल करके हमने चेक किया है। सिंगल वेराइटी, सिंगल प्लांट में कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस ये एक निवेदन जरूर स्वीकार करना कि पानी के साथ घोल कर पिलाना, ठीक है। चबूतरी में तो आपको बैठना है, फसल में आपको चलना है, फसल से उत्पादन प्राप्त करना है, इसलिए वहां तो आपको गोल बना कर देना है, 10 गुना पानी में डालना है। और यदि आप खुला सिंचाई में दे रहे हो तो वहां तो लाखों लीटर पानी जाता है। 1 एकड़ में यदि आप गेहूं की बात करेंगे तो 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए आप 1400 से 1500 लीटर पानी फेंकते हैं, तब आपका 1 किलो गेहूं पैदा होता है। तो लाखों करोड़ों लीटर पानी जा रहा है, तो उस पानी के साथ आप ताजा गोबर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये विषय क्लियर हो गया, सरल संजीवनी। अभी कई किसानों के गेहूं के अंदर पीलापन अभी से आने लग गया है, क्योंकि पिछली फसल में वो खरपतवार नाशी डाल चुके हैं। यदि खरपतवार नाशी का साइड इफेक्ट यदि विद इन 7 डेज 7 दिन में क्लियर करना है तो सबसे कोई अच्छा उत्पाद है तो वो गाय का गोबर है। एविडेंस के तौर पर आप संस्थान के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देखेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।
दूसरा विषय स्क्रीन पर आ रहा है सरल कंपोस्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। संस्थान का स्लोगन है शुद्ध आहार स्वस्थ परिवार। इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का आहार शुद्ध होना चाहिए, तभी ये सृष्टि बच पाएगी, ये सृष्टि स्वस्थ हो पाएगी। तो हमारी जमीन का आहार अच्छा होना चाहिए, हमारे जीवाणुओं का आहार अच्छा होना चाहिए। जीवाणुओं के आहार के रूप में मैंने जानकारी देने का प्रयास किया, वो है ताजा गोबर। अब बात करेंगे हमारी भूमि का आहार अच्छा होना चाहिए, भूमि का सुपोषण अच्छा होना चाहिए। हमारे किसान भाई गोबर को, भैंस की वेस्ट को, बकरियों के वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ा पहाड़ बनाते हैं। उस पहाड़ की जब अति हो जाती है, जगह नहीं मिलती है, तो खेत में ले जाकर उसको गर्मियों में फेंक किया जाते हैं और कहते हैं ये हमारा खाद है। वो गलत है। खाद कहां से हो गया? खाद संस्कृत के खाद्य शब्द से बना, जिसका मतलब है भोजन। और भोजन को बनाने के लिए उसको परिष्कृत करना पड़ता है, उसमें कई सामग्रियां मिलानी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, तब जाके वो खाद बनता है। तो हम इसके लिए भी विधि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिए, जिनको लिखना वो लिखें। हमारा 10 क्विंटल जो वेस्ट मटेरियल है उसको कंपोस्ट में कैसे बदलना, उसके लिए सरल विधि है जिसका नाम है सरल कंपोस्ट। जहां तक हमने अध्ययन किया वो हिंदुस्तान की सबसे सरल, सबसे लो कॉस्ट की विधि है, इसका नाम है सरल कंपोस्ट। अभी 16 राज्य की करीब 20 लोकेशन में इसमें भारत सरकार के द्वारा टेस्टिंग चल रहा है। जहां वर्मी कंपोस्ट में आपको 12,000 लीटर पानी चाहिए, वहां इस विधि में 140 लीटर पानी चाहिए। तो आप लोग लिखें 140 लीटर पानी, 2 किलोग्राम गुड़, 30 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर, क्योंकि गाय का गोबर खाद बनाने के लिए भी बहुत अच्छा उपयोगी है, और 30 लीटर छाछ। मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूं, 2 किलो गुड़, 30 लीटर छाछ, 30 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर, 140 लीटर पानी में हम मिलाएंगे। और उसके बाद हमारी जो रेवड़ी है, कोई गुर्रा, आकुड़ा, कुरडी, अपने अपने क्षेत्र में इस ढेर का नाम सब अलग अलग तरीके से बतलाते हैं। उसके अंदर जगह जगह छेद करना, 1-1, 2-2 फीट के ऊपर जगह जगह उसके अंदर लकड़ी लेके छेद करना, और छेद करने के बाद उसमें जो गुड़ गोबर छाछ का गोल बनाया वो इंजेक्ट करना, उसमें ढोलना, बचे हुए अवशेष को उसके ऊपर फैला देना और फिर कचरा ढक देना। बस ये 2 महीने बाद चाय की पत्ती की जैसी खाद बन जाएगी, जो सड़ी हुई नहीं होगी, सुगंधित होगी, पक्की हुई होगी, और बदबू भी नहीं होगी, गर्म भी नहीं होगी, कचरा भी एक प्रतिशत इसमें दिखेगा नहीं। अब एक इससे बात क्लियर करता हूं, ढेर किसी का भी चलेगा, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो बकरी का हो, चाहे वो भैंस का हो, चाहे पेड़ पौधों की पत्तियां का हो, चाहे किचन का हो, लेकिन जो 30 किलो मैंने बताया वो केवल गाय का ही चलेगा। और वैसे ये बात क्लियर है कि गोबर गाय का ही होता है, भैंस के पोटे होते हैं, बकरी की मिंगनी होती है, ऐसे हर जान चिड़िया की बीट होती है। तो गोबर शब्द पूरे विश्व में कहीं बना तो केवल गाय के लिए ही बना। इसलिए प्रश्न कोई यह ना पूछे कि गोबर किसका। किसान की औलाद जिस दिन ये बात पूछने शुरू कर दे कि गोबर किसका, तो थोड़ा सा हमें शंका होने लग जाएगी कि किसान क्या पूछ रहा है। तो गोबर शब्द गाय के लिए है, बिंगनी शब्द बकरी के लिए, भैंस के लिए पोटा शब्द है। ऐसे ही अलग अलग जानवरों की विष्ठा के नाम है, गोबर केवल गाय का है। तो जो ढेर है वो किसी का भी चलेगा, गोबर गाय का चलेगा। 30 किलोग्राम चाहिए, 2 महीने तक छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया खाद बन जाएगी। तो बेस्ट खाद आपके जो बनेगी, छाबड़ा साहब ने कहा कि इस संस्थान के द्वारा वो विधि विकसित हुई है जिसमें पहले वर्ष की पहले सीजन में बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना केमिकल डाले उसके बराबर का उत्पादन देने की गारंटी देते हैं। लेकिन उसकी विधा है, पहला है हम बरसात की सीजन में ढेंचे की फसल करेंगे, क्योंकि विगत कई वर्षों से इस जमीन में ज्यादा यूरिया डीएपी डालने से जमीन का स्ट्रक्चर बदला है, मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। तो हमारी आवश्यकता यह है कि हम ढेंचा करें। ढेंचा हरी खाद के लिए, जिसका नाम आप DHIAINCHA ये ढेंचा लिखेंगे तो आपको पूरी स्टडी मिल जाएगी। हरी खाद, कोई भी हरित वनस्पतियों को उगाकर जमीन में मिलाना हरित खाद के रूप में माना जाता है। तो ढेंचा और उसके साथ 3-4 और दूसरी अनाज वाली, दाल वाली, तेल वाली वनस्पतियां उगा करके और उसकी खाद बनाते हैं। ये बरसात के समय आएगा, उस समय इस विषय के बारे में और आपको पृथक जानकारी दे देंगे। तो ढेंचा लगाते हैं और ढेंचा का समय अभी निकल चुका है। ढेंचा लगाकर जमीन में मिलाना, उसके बाद में आप ये जो खाद मैंने आपको बताई वो आपकी गेहूं की फसल के लिए यदि सूखी है
सूखी का मतलब हाथ में लेते हैं, ऐसे करने पर, हाथ झटकने पर हाथ पर चिपकती नहीं है। तो 40 क्विंटल मात्रा 1 एकड़ में, 1 एकड़ में 40 क्विंटल खाद चाहिए ढेंचा लगाने के बाद। चने में ये 20 क्विंटल चाहिए, तेल वाली वनस्पति में 30 क्विंटल चाहिए। ये खाद हमें बुआई से 5-7 दिन पहले डालें। कुछ किसान बरसात गर्मियों में जेठ आषाढ़ के महीने में खाद फेंक के जाते हैं, वो आधा तो उड़ जाता है, आधा सूख जाता है, आधा पानी में बह जाता है, आधा वो गहरी जुताई करके और नीचे डाल देते हैं और वो गालियां देते हैं कि जैविक खेती से तो उत्पादन आता ही नहीं। उत्पादन कहां से आएगा? भोजन कच्चा बनाया, भोजन थाली 1 फुट दूर रख दी तो भोजन नहीं मिलेगा, ये समझने की आवश्यकता है। तो ये जो सरल कंपोस्ट है, ये 40 से 50 कुंटल खाद गेहूं की फसलों में आप दीजिए, उत्पादन पहले वर्ष में अच्छा ही आएगा और उत्पादन की गुणवत्ता भी अच्छी आएगी। 1000 दाने केमिकल के, 1000 दाने जैविक के, दोनों को तोल लेना। जो केमिकल वाला है उसका वजन 40 ग्राम के आसपास आएगा और जो जैविक वाला है उसका वजन 50 ग्राम के आसपास आएगा। एक ही खेत में एक ही किसान की एक ही वेराइटी के दानों का वजन अलग अलग आएगा। तो ये दूसरा विषय कंपोस्ट के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। तीसरा विषय ये है कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, रबी की तैयारी चल रही है और जब तेज सर्दी पड़ेगी तो हमारे जीवाणु काम कम करेंगे और जीवाणु जब काम कम कराएंगे तो निश्चित तौर पर ये जीवाणु हमारी जमीन के हलवाई है। हलवाई के द्वारा जब भोजन निर्माण का कार्य रुकता है तो निश्चित तौर पर भोजन करने वालों की सेहत पर प्रभाव तो पड़ता ही है। तो सेहत पर प्रभाव पड़ता है तो उसका लक्षण दिखता है। तो हमारी फसलों में अचानक बढ़वार रुक जाती है, अचानक पीलापन आ जाता है और ऐसी और भी कई सारी समस्याएं हम देखते हैं। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक ही स्क्रीनशॉट आप सबके काम आ जाएगा, वो है सरल हाई पावर। इस सरल हाई पावर का मतलब क्या है? जैसे ही आपकी फसल 30 दिन की हो जाए तो आपको पहला एक स्प्रे करना है, वो है गौमूत्र और चूने का, और उसमें 1.5 लीटर गौमूत्र और 2 चूने की ट्यूब जो पान तंबाकू में खाते हैं, जो छोटी वाली ट्यूब आती है, वो 2 ट्यूब और 1.5 लीटर गौमूत्र में बढ़िया मिक्स करें और मिक्स करके मिलाकर 13.5 लीटर पानी। इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। हमने जितने प्रयोग बताए उसमें आपका समय बचेगा। ताजा गोबर घोल के छिड़कना है, गुड़ गोबर छाछ का घोल बनाया तुरंत डालना है, गौमूत्र और चूने का घोल बनाया तुरंत उपयोग करना। आपको उसकी रखवाली करने की आवश्यकता नहीं है। कई ऐसे कल्चर होते हैं जिनका रखवाली करनी पड़ती है, कई बार उसके अंदर छिपकली पड़ जाती है, कभी ऊंदरा पड़ जाता है उसके अंदर, तो उसकी भी रखवाली भी करनी पड़ती है और उसको रोज प्रणाम भी करना पड़ता है। जब तक आपके पास 5-7 दिन रखोगे उसमें डंडा लेके हिलाना भी पड़ेगा। यहाँ तो चट मंगनी पट गया, घोड़ा तैयार किया, स्प्रे किया, बस हालो खेत में मौज करो। तो 1.5 लीटर गौमूत्र, 2 चूने की ट्यूब, 13.5 लीटर पानी, ये आप गोल बना के आपकी 1 एकड़ में ऐसी 10 टंकी का फॉर्मूला बनेगा। 1 एकड़ में 20 रुपए का खर्चा। मैं बहुत आत्मविश्वास और प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान में ऐसी कोई दवा नहीं होगी जो 20 रुपए में किसान की फसल में 5 दिन में रंगत बदल देगी। 5 दिन में आपकी फसल में प्रॉब्लम हो या ना हो, परिवर्तन आएगा। और हजारों किसानों के एविडेंस है हमारे पास में। हम कागज के सर्टिफिकेट नहीं, हमारे कोई प्रमाण पत्र है तो हमारा अंदाता है, वही कहता है तो हम मान लेते हैं, वो कहता नहीं आया तो हम रुक जाते हैं। तो ये 3 प्रयोग है, सरल संजीवनी, सरल हाई पावर जो गौमूत्र चूने की बात है, सरल कंपोस्ट गुड़ गोबर छाछ की बात है। इन तीनों प्रयोगों को जोड़ के और हम इस विषय पर आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर इस काम को होगा। गुरुवार के कार्यक्रम में जुड़ने की जो हमारी बात है वो इसलिए है कि भाई कुछ बड़ा करें। बड़ा क्या करना है कि जैविक खेती के लिए मन बनाना है, छोटा करना है। छोटा क्या? आज आप इतने लोग, 800 से ज्यादा लोग जुड़े हुए, मैं आपसे विनती पूर्वक प्रार्थना करता हूं, आप इस सीजन में कुछ भी कर चुके होंगे, लेकिन 1 बीघा, आधा बीघा, आधा एकड़ इस धरती मां पर जब आप जाएं तो वहां के जीवाणु, कीटाणु और पक्षी ये ना कहें कि मां देखो किसान आया, अब हमारा क्या होगा। आप उस खेत का चयन बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना जहर डालकर करिए कि वहां जाए तो जीवाणु कहे मां देखो किसान आ गया, पता नहीं गुड़ लाया, छाछ लाया, गोबर लाया, कितना खिलाया, कितना पिलाया, क्या मौज हो गई। सब आनंद पूर्वक विचरण करेंगे, लगेगा कि हाँ आप भी स्वर्ग में, वो भी स्वर्ग में। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप इस कार्यक्रम में जुड़े तो आज एक मन बनाइए कि मैं 1 बीघा पर या 1 एकड़ पर अपने परिवार के समस्त सज्जनों के लिए अनाज, दाल, तेल, फल, मसाला, औषधीय चारों का उत्पादन करूंगा और अपने घर पर एक गाय पालूंगा। बस ये
बड़ा होने के लिए एक छोटा सा काम मैं आपके श्री चरणों में रख रहा हूं, निश्चित तौर पर आप इसका पालन करेंगे। ऐसा ही कहते हुए आप सबके चरणों में प्रणाम करता हुआ जय श्री राम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। इतनी गागर में सागर आप दिए, और वास्तव में हमको आने वाले जो संकट है उससे अवगत कराया आपने। तो हम आदरणीय सर के पास चलते हैं, फिर लोगों का ये लेते हैं। यस, अभी विषय का महत्व आपने समझ ही लिया, तैयारी भी आपने समझ ली। और ज्यादा समझना ये है कि आपको मान लो कोई चीज पूरी समझ में नहीं आई है तो क्या करना, सबसे ज्यादा समझना ये है। तो वो थोड़ा सा बता दें एक बार। ये जो नंबर है ना, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, जो इस पे आ रहा है आपके स्क्रीन पे। इस पे आप बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने इस कंपोस्ट जो है, सरल कंपोस्ट बनाने का सुना था पर मुझे ठीक से समझ में नहीं आया है, तो आप फोन करें, आपको एक वीडियो भेज दिया जाएगा, कुछ बता दिया जाएगा। या कोई भी विषय पे जानकारी करनी हो, अभी तो संक्षेप में चीजें बताई गई। आपको लगता है कि मेरी तो इस फसल में रोग लग रहा है, आप अपना फसल का फोटो करके इस पे भेज दीजिए, उसका समाधान मिलेगा। तो समाधान सारे हैं, जरूरी नहीं कि अभी की भी मीटिंग में सब कुछ हो। आप खुल के पूछें, पूछना तो आपको पड़ेगा। किसी को अमेरिका जाना हो तो बिना पूछे जा सकता है क्या? जाते ही है ना। तो दुनिया में सब कुछ होता है पूछ पूछ के। तो ये एक चीज हमें सीखनी है। सभी साथी क्या क्या कर सकते हैं इस विषय पे फिर भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक बार किसी का कोई सवाल हो तो एक बार अपन ले लेते हैं पहले। जो भी संक्षेप साथी में सवाल पूछना है। एंड्रेस कर ले, जो भी साथी के सवाल है। दुखन जी, आइए। जब JRCM, जी। मैं ये पूछ रहा था आज हम जहाँ पर अब मैं खेती, यहाँ पर किसान हूँ, खेती का काम करता हूँ, तो मैं 1 एकड़ में जो कंपोस्ट बनाना है उसके लिए पानी जो बना दे, 140 लीटर पानी, 2 kg गुड़, और 30 kg गोबर, और 30 लीटर छाछ, मतलब छाछ जो जो दूध का जो लस्सी बनता है वो छाछ मिलाना है। हाँ। तो इसको इसको के खड्डा गड्ढा बना करके तैयार करना है कि पानी से, कि कोई ड्राम वगैरह जो है डब्बा सा उसमें तैयार करना है। देखो, छाछ बनाने की सामान्य विधा ये है कि छाछ में से मक्खन निकाल के, घी निकाल के छोड़ना, बचा हुआ जो वेस्ट है वो जो है वो छाछ। ठीक है। नहीं, और इन 140 लीटर पानी में कोई ड्रम खड्डा ड्रम तैयार, ड्रम ड्रम में लेना है। डब्बा में। जी। और ये कितने दिन में तैयार हो जा सकता है? एक ही दिन, जितना समय आपको लगेगा गोलने का वही दिन है आपका। यस। उसके बाद 2 महीने लगेंगे इसको खाद बनने में। ये खाद बना करके 1 एकड़ में गिरना है कि ताजा में ही गिरना है तुरंत? बनाकर गिरना है। यस सर। जी। थैंक यू, धन्यवाद। यस। जी, बहुत अच्छा किया आपने सवाल पूछा, पर आप ये फोन भी करके अच्छी तरह से, क्योंकि किसान में खेती में गलती नहीं चलती। जी। अपना शरीर तो बोल देता है कि अच्छा लग रहा है, भूख है कि नहीं भूख है, लेकिन खेती में हमें जागरूक रहना पड़ता है। तो आप निसंकोच फोन करना है ना, संकोच करने की जरूरत नहीं है कि मैं वापिस क्यों पूछूं। आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो भी आप मंगवा लें, वीडियो देख लीजिएगा कैसे बनाया जाता है। चलिए। यस गुरुदेव। खरिया जी, आइए सर, अपनी बात रखते हैं। जी सर, जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, ये जो छाछ गाय का ही चाहिए, गाय के दूध का ही जो छाछ बनाएंगे वही चाहिए कि भैंस का भी चल जाएगा? ये भैंस का भी चलेगा, किसी भी जी गाय जी भैंस दोनों का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, गोबर सर, गोबर गाय का ही चाहिए? देखो, मैंने क्लियर कर दिया था। अब आप 700 बंधु हैं, सब ये बात पूछेंगे तो अच्छा थोड़ी है। गोबर गाय का ही होता है, भैंस के तो पोटे होते हैं, बकरी की मींगनी होती है। जी सर, जी सर, जी सर।
जी सर, यही क्लियर करना। कम से कम जी एक सर, जय आर एक सी। तो गाय पालेंगे ना धीरे जी, एक दो गाय घर में रखेंगे, किसान है तो आपका घर वैसे ही स्वर्ण बन जाएगा। चलिए। हाँ गिरिराज जी, आइए अपनी बात करें। नमस्ते सर। आवाज आ रही है? तो आइए, आप बात करें। सर ये अभी जैसे इसमें पवन सर ने बताया था कि जो अभी पीलेपन की जो समस्या हो रही है गेहूं में, वो कीटनाशक के छिड़काव की वजह से हो रही है। खरपतवार नाशक। हाँ, खरपतवार नाशक जो छिड़काव दवाई करी थी बारिश में, सोयाबीन में, तो उसकी वजह से हो रही है ये। बिल्कुल। तो है ना सर, और इसका और कोई कारण हो सकता है सर? बिल्कुल मतलब हो और सकता है। देखो, आप उसकी जड़ को उखाड़ कर देखें कि जी जड़ में कोई गलन तो नहीं है। एक बात, जड़ में गलन है तो वो अभी जो 10 दिन पहले बरसात आई थी उसकी वजह से, नमी ज्यादा होने की वजह से फंगस फैल चुकी है। यदि जड़ में जी सर, फंगस हाँ नहीं बारिश है, हुई थी सर। यदि जड़ में फंगस नहीं है और पौधा उखाड़ कर देखते हैं तो जड़ों की गांठों में कोई हरे रंग का मच्छर तो नहीं है, लाल रंग का, काले रंग का कोई मच्छर तो नहीं है। वो होता तो वो रस चूसने की वजह से ग्रोथ रोक देता है, और उसका नाम है रूट एफिड। ये भी गेहूं के अंदर भारत में आने लग चुका है, ज्यादा यूरिया ज्यादा डीएपी की वजह से। तो कहीं वो तो नहीं है। तो हमें अपना डॉक्टर स्वयं को बनना पड़ेगा और एक बहुत अच्छे से निरीक्षण करना पड़ेगा कि समस्या कहाँ पर है। तो पूरे पौधे को तोड़ मरोड़ कर चेक करो कि समस्या जड़ में है या कोई कीड़ा है या रोग लगा हुआ है। खरपतवारनाशी का साइड इफेक्ट कवर करने के लिए अगले पानी में ताजा गोबर चला देना, अपना आप ग्रोथ पकड़ लेगा। क्लियर हुआ? रुपेश जी, आप आइए अपनी बात रखें। जी नमस्कार सर। जी। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल आवाज आ आ रहा रही है। सर। सर जैसे मान लीजिए गेहूं का बुआई कर रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ आवाज रही आ है, रही है। बात रखिए आपने। जी आ रही है सर। गेहूं का बुआई कर रहे हैं सर, तो हम्म। आजकल तो सब डिपेंडेबल हो गया है, यूरिया डीएपी पोटास वगैरह देके। अगर अभी हम पूरा जैविक करना चाहें तो कैसे करके? तुरंत तो ही बनेगा, खाद नहीं है अभी, जी। जैविक का थी। तो हम्म। इसके लिए क्या मतलब करके लगाएं कि जैविक? हम 5 बीघा खुद से करते हैं खेती सर, और जैविक करना चाहते हैं। जी। हरित संजीवनी सब भी लाके रखे हुए हैं, लेकिन जानकारी नहीं रहने के कारण हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। सब्जी लगाना चाह रहे हैं, सब्जी भी हम लोग लगाते हैं 10 कट्ठा 15 कट्ठा खुद के लिए, कि कैसे करके हम लोग इसको यूज करें पेड़ पौधा में, लेकिन उसके जानकारी के अभाव के कारण हम लोग कर नहीं पा रहे हैं सुनो सर। सुनो रुपेश जी, मैं आपको क्लियर करता हूँ। अभी आपके सर पास देसी खाद पड़ी हो, देसी जी खाद जिसके अंदर बदबू नहीं हो, गर्म नहीं हो, कच्चा नहीं हो, वो जितना आप डाल सकते हैं, 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली 5 ट्रॉली, इसमें आप पर्याप्त खेत में कम से कम आधा आधा अंगुल की पूरी तैर बिछा दो। ठीक है। तो ये गेहूं के पहले सर। गेहूं से 5-10 दिन पहले, बिजाई से पहले। तो लोग कहता है सर कि तुरंत जो खाद गोबर हम लोग देते तो उससे वो सारा फसल उड़ जाता है आपके तुरंत। सामने एक आपके सामने एक वैज्ञानिक बात रख रहा है। पहले आप मेरी विश्वास करें तो आप मेरी मानना, फिर आप लोगों की मान लेना। सर यही तो जानकारी मैं लेनी थी। आपको कह रहा हूँ 5-7 दिन पहले, बुआई से 5-7 दिन पहले पका हुआ खाद होना चाहिए, जिसमें बदबू नहीं हो, गर्म नहीं हो, काले रंग का हो। वो जी खाद चाहे किसी भी विधा से बना हुआ हो, आप उसके अंदर जैसे 1 एकड़ के अंदर कम से कम 5 ट्रॉली भर के आप डाल दो। सर। फिर उसके बाद जब भी आप पानी दो, 1 एकड़ में 75 किलोग्राम देशी गाय का ताजा गोबर दे दो। 75 किलोग्राम सर। 75 किलोग्राम। फिर हम आगे सर बुधवार, फिर बुधवार आएगा, फिर और हम बातचीत करेंगे। और एक मैं आप सबके माध्यम से क्लियर करता हूं, आपको फसल की चिंता से ज्यादा आपको नस्ल की चिंता करनी पड़ेगी। सर जब तक हम सब अपनी नस्लों की चिंता नहीं करेंगे, हम कहेंगे फसल में उत्पादन कम हो गया है तो क्या करेंगे? अरे भाई, फसल में उत्पादन कम हो गया तो क्या हो गया? उसका दाना तो अच्छा आएगा, उससे आने वाली नस्लें तो अच्छी होगी, वो रोग मुक्त होगी, वो ताकतवर होगी। तो ये सर मूल बात ये है कि हो सकता है आपके पास इतना कंपोस्ट नहीं हो, आप कम डालो, तो कोई बात नहीं भैया, 2 बीघा में क्या हो जाएगा? उत्पादन कम आ गया तो इस बार आपने हमारी विधि नहीं ली, अपनी विधि से बिना यूरिया डीएपी किया तो 2 क्विंटल कम हो गया तो क्या हो गया?
हम अपने बारिश के समय में जब खेत में पानी भरता है तो हम किसी को पकड़ते हैं कि उत्पादन खराब हो गया तो ये जी थोड़ा नहीं धैर्य सर। भी रखना पड़ेगा। तो अभी आपके माध्यम से जब ये विषय आया तो मैं सबको क्लियर करता हूँ, भले ही आपके पास कंपोस्ट नहीं हो तो क्या हो गया भैया, एक बार आप चालू तो करो काम को, अगली बार पूरी विधि के साथ कर लेना। सर जो नंबर दिया गया है वो उस नंबर से आपसे संपर्क हो जाएगा ना जब हम बुआई सर करने जाए थी करने? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। सर तो मैं आपसे इस बार राय लेकर कम से कम 2 एकड़ में तो खुद से मैं सर जैविक करूंगा ही करूंगा। धन्यवाद जी। बहुत जी बढ़िया। धन्यवाद सर। करुणानिधि जी आप आइए। हाँ, जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे पुराने गोबर वगैरह का जो ऊपर से टीला टाइप का बना हुआ होता है, जैसे सर ने बताया कि उसमें होल कर करके उसमें डालना है, तो उसको तो पहले हम प्लेन करेंगे उसके बाद ही डालेंगे ना, या फिर देखो जिस भैया, जिस पोजिशन? नहीं नहीं प्लान तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो माल अपन छेद करेंगे कहाँ पे, वो तो ऐसे ही पड़ा उबड़ खाबड़, तो प्लान जी तो जी करना जी ही सर, वही पड़ेगा। मैं। हाँ, तो वो जब प्लेन करने के बाद फिर जगह जगह होल करके फिर उसमें डालना है? अभी चैट बॉक्स में मैंने एक मैसेज डाल रखा है, वो हमारे तीनों विधियों का वीडियो आपको डाल दिया, आप वहां से देख लीजिए। मैं सबसे आग्रह ओके करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ लेकिन मेरे पीछे हमारे 25 जो वैज्ञानिक बंधु है वो सब लगे हुए हैं। चैट बॉक्स में भी काफी लोग बहुत तुरंत सवाल पूछ रहे हैं, वहां तुरंत जवाब मिल रहा है, तो जो चाहे तो वहां चैट बॉक्स में भी मैंने पूरी स्क्रिप्ट डाल दी, जो मैंने अभी बोला है वो हमारे वैज्ञानिकों ने और मैंने स्वयं ने वहां स्क्रिप्ट डाल दी है। वहां करीब आप 2.5 घंटे का पूरा वीडियो है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। रमेश सिंह जी आइए सर। आवाज नहीं आ रही। हाँ बात रखिए रमेश सिंह जी आप। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए रमेश सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। ले शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे सर का। अजय यादव जी आप आइए सर। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग हर्बिसाइड्स खरपतवार नाशक भी बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे गेहूं की हमारी फसल जैसे 1-2 महीने की होती है, तो फसल के साथ साथ हर्बिसाइड्स मतलब वो खरपतवार भी खूब आ जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है सर? कैसे भैया उसको पहले तो कंट्रोल करें? पहला काम है कच्चा खाद खेत में नहीं डालना, जो हम वर्षों तक महीना महीना तक इकट्ठा करके ट्रोलियां भर के खेत में खाद डालते हैं, उस कच्चे खाद की वजह से खरपतवार खेत में पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी जमीन का मूल स्वरूप खराब नहीं करना, केमिकल ज्यादा नहीं डालना या केमिकल बिल्कुल बंद कर देना। और तीसरा है गहरी जुताई नहीं करना, ये जमीन के मूल स्वरूप को रोकने का सबसे सरल काम है, गहरी जुताई नहीं करना। और चौथा काम है कुल्फा, आप लिख लीजिए कुल्फा। आजकल ऐसे मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे और अपने हाथ से चलने वाले उपकरण आ गए कि जमीन के अंदर 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई से पहले आप उसमें वो कुल्फा चला दो मोटरसाइकिल वाला, सारे खरपतवार निकल जाएंगे। ये धीरे से चलने वाला काम है। तो उसमें भी 100 पौधे लगते हैं, लेबर लगा के निकलवा। और खरपतवार के मैं आपके माध्यम से सबको क्लियर कर देता हूँ। हमारा किसान यदि हाथ से खरपतवार निकालता है, एक बार निकाल के भी बहुत बड़ा मेहनत है, हमें अंत तक खरपतवार निकालना है। क्योंकि बाद में यदि 25 दिन के लिए उस खेत में रहे तो 25 बूटों से अगले 5 साल के लिए 5 लाख पौधे लगाने हैं। ये गाजर घास के एक बीज 5,000 दाने होते हैं। हमने गलती कहा कि बस अब तो फसल बढ़